गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 9वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला खास करके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे प्रमोट करें कि जिससे बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। यह जो प्रैक्टिस श्रृंखला है इसके अंतर्गत अभी हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भूगोल पर आधारित यह जो है यह 9वां एपिसोड है। इसके अंतर्गत भी आज हम जो भारत की स्थलाकृति है या पर्वतीय क्षेत्र या नदी से संबंधित रखने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ। और आज का जो पहला प्रश्न है इसे आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक कैलेडोनियन पहाड़ है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कैलेडोनियन काल के पहाड़ से। और वैसे अगर हम डिस्कस करें तो जो पहाड़ियों का कालक्रम है यह एक प्रकार से भौगोलिक कैलेंडर पर आधारित है। भौगोलिक कैलेंडर को देखा जाए तो मूल रूप से दो बड़े कालखंडों में बांटा जाता है। एक कालखंड होता है जिसको कहते हैं अजोइक। अजोइक का तात्पर्य होता है जिसमें जीवन नहीं था, क्या जीवन रहित है। और जो जीवन रहित का कालखंड है इसी में आता है आपका प्री कैम्बियन कालखंड। और एक है जिसमें जीवन आता है, जहां पर जीवन है उसको कहते हैं फेनरोजोइक। क्या कहते हैं? फेनरोजोइक। यह होता है जीवन युक्त, अर्थात यहां से जीवन की शुरुआत होती है। और इन्हीं दोनों के मध्य एक संक्रमणकालीन का कालखंड होता है जिसको कहते हैं विंध्यन कालखंड। विंध्यन कालखंड इन दोनों के मध्य में संक्रमण है। और वैसे भी अगर हम बात करें अजोइक और फेनरोजोइक में, तो अजोइक कालखंड को हम कहते हैं प्री कैम्बियन कालखंड। क्या कहते हैं? प्री कैम्बियन कालखंड। और प्री कैम्बियन कालखंड की जो संरचना है, चट्टानी संरचना है या जो यहाँ पर चट्टानें निर्मित हुई हैं, इन चट्टानों को भारतीय परिदृश्य में अगर देखा जाए तो प्री कैम्बियन कालखंड की जो भारतीय परिदृश्य में है उनमें तो आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है और विंध्यन है। ये सभी जो चट्टानें हैं ये किस कालखंड की हैं? तो प्री कैम्बियन कालखंड की हैं। उसमें भी सबसे पुरानी कौन है? तो सबसे पुरानी आपकी आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, इसके पश्चात आपकी कुडप्पा है और इसके पश्चात है विंध्यन। ये जो विंध्यन है ये विंध्यन हम खास करके कह सकते हैं यह दोनों के मध्य में संक्रमण काल से संबंध रखती है। और ये सभी संरचनाएं किस कालखंड की हैं? तो फेनरो प्री कैम्बियन की हैं या अजोइक कालखंड की हैं। और इस कालखंड की जो इंटरनेशनल या हम कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चट्टान है उस चट्टान का अगर हम नाम बात करें तो इस ओरोजनी का नाम ही है प्री कैम्बियन ओरोजनी। क्या नाम है? प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी के नाम से इसे हम जानते हैं। प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी के नाम से इसे जानते हैं। साथ में अगर हम इसको एक और नाम से जानें तो यह नाम है टारिडानियन ओरोजनी। क्या नाम है? टारिडानियन ओरोजनी। इसे हम दो नामों से जानते हैं, टारिडानियन ओरोजनी या इसी को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी। और इस कालखंड की जो भारत में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं उसमें आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है और विंध्यन है। लेकिन इस कालखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय कालक्रम की जो चट्टानें हैं अगर उनकी बात करें तो दो चट्टानें काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए। एक है स्कैंडिनेवियन, क्या है? स्कैंडिनेवियन कालखंड की स्कैंडिनेवियन संरचना है, वो भी इसी कालखंड की है। और एक है लॉरेंसियन संरचना। कौन सी है? लॉरेंसियन। तो चाहे लॉरेंसियन की बात करें चाहे स्कैंडिनेवियन की बात करें, ये दोनों संरचनाएं इसी प्री कैम्बियन कालखंड की हैं। और इनको जो नाम दिया जाता है टारिडोनियन ओरोजनी नाम दिया जाता है, इसी को प्री कैम्बियन ओरोजनी नाम दिया जाता है। अगर स्कैंडिनेविया की बात करें तो इसके लिए हम एक अलग से मैप यहाँ पर रखे हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो मिलेगा यह स्कैंडिनेविया मिलेगा। ये जो संरचना है यह प्री कैम्बियन कालखंड की है। और इसी प्रकार जो यहाँ पर लारेंसिया वाला क्षेत्र, ये जो ग्रेट झील है तो ग्रेट झील के पास का जो क्षेत्र है ये होता है लॉरेंसियन शील्ड। तो लॉरेंसियन शील्ड और यहाँ पर हम कह सकते हैं स्कैंडिनेवियन शील्ड, ये दोनों शील्ड जो है प्री कैम्बियन कालखंड की हैं। और इसी कालखंड की संरचना भारत में जो पाई जाती है वह है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। इसके बाद का जो कालक्रम स्टार्ट होता है उस कालक्रम को हम कहते हैं फेनरोजोइक। लेकिन फेनरोजोइक में भी तीन कालखंड है, एक है जिसका नाम है पैलियोजोइक, एक नाम है मीसोजोइक, एक नाम है सीनोजोइक। जो पैलियोजोइक कालखंड है इस कालखंड की जो चट्टान है इसका नाम यहाँ पर दिया जाता है कैलिडोनियन। क्या नाम दिया जाता है इस कालखंड की चट्टान को? कैलिडोनियन ओरिजिनी है। क्या नाम है? कैलिडोनियन
ये जो कैलिडोनियन ओरिजनी है ये कहाँ पर है? तो स्कॉटलैंड यूके में है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो कैलिडोनियन कालखंड की संरचना है या कैलिडोनियन जो नाम पड़ा है ये कहाँ के आधार पर पड़ा है? तो स्कॉटलैंड की संरचना है। कहाँ की है? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड कहाँ पे है? यूके पे। इसी के आधार पर इस कालखंड की जो संरचनाएं हैं उस संरचना का नाम होता है कैलिडोनियन कालीन। और यहाँ पर देखिए प्रश्न भी वही पूछा है, कैलिडोनियन कालीन पहाड़ कौन से हैं? तो कैलिडोनियन का संबंध ध्यान रखिएगा, या जीवन युक्त यानी फेनरोजोइक का, पैलियोजोइक कालखंड की जो भी संरचनाएं हैं उन सबको हम क्या नाम देते हैं? कैलिडोनियन ओरिजनी देते हैं। लेकिन इस कालक्रम में ऐसा तो है नहीं कि केवल स्कॉटलैंड या यूके में ही संरचनाएं बनी हैं, अन्य क्षेत्रों में भी इस कालखंड में बहुत सारी संरचनाएं बनी हैं। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलेशियन मिलेगा इसी कालखंड की। कौन मिलेगी? अपलेशियन है, अपलेशियन संरचना के बारे में। फिर इसके बाद एक ब्राजीलियन हाईलैंड है, एक ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये भी इसी कालखंड की है। अगर इसके अलावा अगर हम और बात करें तो अरावली आपकी है। कौन सी है? अरावली, जो भारत से है। ये तीनों संरचनाएं हम कह सकते हैं इसी कालखंड की हैं, चाहे अपलेशियन हो, चाहे ब्राजीलियन हो, चाहे अरावली हो। ये सभी संरचनाएं इसी कैलिडोनियन कालखंड की हैं। और कैलिडोनियन कालखंड कब का है? पैलियोजोइक का है। तो इस आधार पर यहाँ की जो संरचना का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली, अर्थात आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन के पश्चात आपकी अरावली की संरचना बनी है। लेकिन जो अरावली बनी है वह इसी धारवाड़ की संरचना में बाद में जब बलन हुआ, जब बाद में इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगे हैं तो इसके परिणाम स्वरूप मतलब इसी में बलन की प्रक्रिया से बना है अरावली। लेकिन अरावली इन सब संरचनाओं के बाद में निर्मित हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि यह कैलिडोनियन कालीन संरचना है। इसी प्रकार अगर हम और ऊपर जाएं तो यहाँ पर मिलता है मेसोजोइक। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं अपलेशियन की बात करें कि अपलेशियन कहाँ पर है, या फिर ब्राजीलियन हाईलैंड कहाँ पे है, या अरावली कहाँ पे है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मिलता है एरिया, ये है ब्राज़ील का हाईलैंड मिलता है। इसी प्रकार अपलेशियन पर्वत आपको मिलता है, और इसी प्रकार आपका भारत का यहाँ पर अरावली भी मिलता है। इन सब संरचनाओं के अपलेशियन इधर आपको मिलेगा, ये है अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन हुआ, या ब्राज़ील का हाईलैंड हुआ, या अरावली हो गया, या कह सकते हैं दूसरा कालखंड है ओरोजनी का, जिसको हम कहते हैं कैलिडोनियन कालीन की ओरोजनी। इसके पश्चात जो तीसरा कालखंड है वहाँ का नाम है, कह सकते हैं मीसोजोइक कालखंड की संरचनाएं हैं। मीसोजोइक कालखंड में जो ओरोजनी है उसका नाम है हर्सिनियन। क्या नाम है? हर्सिनियन ओरोजनी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्सिनियन ओरोजनी कहते हैं। और हर्सिनियन जो नाम पड़ा है यह किस आधार पर पड़ा है? तो एक हार्ट पर्वत है। क्या है? हार्ट पर्वत है, और ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। हार्ट पर्वत क्या है इसके विषय में तो बृहद चर्चा की जाएगी। यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत होता है। तो हार्ट पर्वत तुर्की जर्मनी में है, और इसी के आधार पर इस कालखंड की सभी संरचनाओं को हम क्या नाम देते हैं? हर्सिनियन ओरोजनी का नाम देते हैं। लेकिन इस कालखंड में कौन कौन सी संरचनाएं बनी हैं अगर इस पर हम चर्चा करें तो इस कालखंड में जैसे आपका यूराल पर्वत है, जो आप देख सकते हैं यूरोप और कह सकते हैं रसिया के मध्य में पड़ता है यूराल पर्वत। फिर अल्ताई माउंटेन है। अल्ताई माउंटेन भी आपका मंगोलिया वाले और चाइना वाले क्षेत्र में मिलता है। फिर शान पर्वत है, ये भी इसी कालखंड का है। तियान शान है, जो चाइना वाले पार्ट हैं ये सब इसी कालखंड के हैं। तियान शान है, फिर या हम कह सकते हैं खिंगन है, ये सब चाइना वाले सेक्शन में पाए जाते हैं, खिंगन। फिर अगर हम बात करें नानशान, ये सारी संरचनाएं आपकी नानशान है। क्या है? नानशान। ये सभी संरचनाएं आपकी किस कालखंड की हैं? मेसोजोइक कालखंड की हैं, जिसका नाम क्या है? हर्सिनियन। इनको भी आप देख सकते हैं, ये सभी संरचनाएं यहाँ पर जैसे अल्ताई माउंटेन है, फिर यहाँ पे तियान शान है, फिर यहीं पे आप देख सकते हैं खिंगन माउंटेन भी मिलेगा। जितने भी माउंटेन यहाँ पे हैं सब यहाँ से संबंध रखते हैं। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे एक माउंटेन जिसका नाम है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन भी इसी कालखंड का है। यह तीसरा कालखंड है पर्वत निर्माणकारी संरचना का, जिसका नाम दिया जाता है हर्सिनियन ओरोजनी। इसी प्रकार अगर हम चौथा कालखंड की बात करें, जो सबसे लेटेस्ट कालखंड है, उसको कहते हैं सीनोजोइक कालखंड। और सीनोजोइक कालखंड की जो संरचना है इसका हम नाम देते हैं अल्पाइन। क्या नाम देते हैं? अल्पाइन। ये आपको ध्यान रखना, क्या नाम है? अल्पाइन। तो एक संरचना है आपकी, ये है अल्पाइन कालखंड है। और अल्पाइन ओरोजनी जो नाम पड़ा है ये आल्प्स पर्वत के आधार पर पड़ा है। किसके आधार पर पड़ा है? आल्प्स पर्वत।
और आल्प्स जो पर्वत है ये कहाँ पे, अगर इसके विषय में आपसे पूछा जाए तो बहुत बेहतर आपको जवाब देना है कि आल्प्स पर्वत कहाँ पर है। आप देख सकते हैं यह यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और इसी कालखंड की अगर अन्य संरचनाओं की हम बात करें तो आपको अन्य संरचनाएं भी मिलती हैं जिनका नाम है, जैसे एटलस पर्वत है, यहाँ पर एटलस, यह भी इसी कालखंड की है। आल्प्स तो यहाँ पे मिलेगा, आल्प्स यहाँ पर है, एटलस है। फिर इसी कालखंड का आपका पूरा हिमालय है, इसी कालखंड की आपकी रॉकीज और एंडीज, ये सभी संरचनाएं अल्पाइन कालखंड की हैं। लेकिन अल्पाइन जो नाम पड़ा है या आल्प्स पर्वत के आधार पर पड़ा है। तो इस प्रकार से ये जो पर्वतों के निर्माण की प्रक्रियाएं हैं यह 4 कालखंडों में संपन्न हुई हैं। सबसे पहला कालखंड प्री कैम्ब्रियन का है, प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी है, या इसी को हम नाम देते हैं कैरिडानियन ओरोजनी। दूसरा कालखंड होता है जो पैलियोजोइक कालखंड है। पैलियोजोइक कालखंड की चट्टानों को हम कहते हैं कैलिडोनियन। कैलिडोनियन के आधार पर अन्य संरचनाएं हैं जिसमें अप्लेशियन भी मिलता है आपका। फिर तीसरा जो कालखंड होता है उसका नाम है मेसोजोइक। मेसोजोइक कालखंड की जो संरचनाएं हैं उसमें आपका हर्सिनियन है। कौन सा है? हर्सिनियन ओरोजनी है। और हर्सिनियन कहाँ पे है? हार्ज पर्वत के आधार पर इसका नामकरण किया गया जो जर्मनी में है। इसके पश्चात जो सबसे लेटेस्ट संरचनाएं बनी हैं वह है अल्पाइन कालखंड की, अर्थात सिनोजोइक कालखंड की है, अल्पाइन ओरोजनी कहते हैं। और इसी कालखंड में आपका हिमालय है, एटलस है, रॉकीज है, एंडीज है, ये सभी संरचनाएं इसी कालखंड की हैं। और इसी कालखंड में एक संरचना और बनी जिसका नाम है काकेकस पर्वत। ये काकेकस पर्वत सबसे लेटेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और इसी कालखंड में आपका कार्पेथियन माउंटेन भी आता है। तो खैर ये देखा जाए तो इस पर बहुत बृहद चर्चा है, लेकिन फिर भी कुछ संक्षेप में हमने करने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। फिर भी इस पर बृहद चर्चा हम लोग जब आगे भौगोलिक कैलेंडर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ग्रेटर हिमालय में स्नो लाइन की ऊंचाई पश्चिम में अधिक जबकि पूर्व में कम है, इसका क्या कारण है? ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि जो हमारा हिमालय का विस्तार है पूर्व से पश्चिम, यह पूर्व है और यह पश्चिम है। तो दोनों के आइस लाइन में डिफरेंस है। इधर का जो आइस लाइन है यह काफ़ी ऊंचा है और इधर का आइस लाइन काफ़ी नीचे है। इसके पीछे जो कारण यहाँ पर मतलब ज़्यादातर भूगोलवेत्ता मानते हैं वो क्या है? नमी में अंतर है। क्या है? नमी में अंतर है। क्योंकि इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। क्या है? इधर है बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी होने के कारण इधर आर्द्रता अधिक है। इसलिए इधर का जो कह सकते हैं आपका हिम लाइन है या कह सकते हैं जो स्नो लाइन है, यह स्नो लाइन नीचे मिल जाती है। और यहाँ की जो ऊंचाई है अगर हम इसकी बात करें तो यह करीब करीब 4300 मीटर है। कितना है? 4300 मीटर है। लेकिन अगर हम पश्चिम में जाएं तो इसकी स्नो लाइन ऊंची हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नमी कम है। और इधर की जो ऊंचाई मिलती है करीब करीब 5800। कितना मिलती है? 5800 मीटर मिलती है। अगर हम पूरे हिमालय की बात करें तो पूरे हिमालय की जो औसत हिम लाइन है यह करीब करीब 4300 से लेकर के कितना तक है? 6000 है पूरे हिमालय की औसत। यह 4300 इसलिए मिलता है क्योंकि 4300 आप पूर्व में देख रहे हैं। 6000 इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारा ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय है, महान हिमालय की जो औसत लाइन है, कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय का जो आइस लाइन है यह आपका मिलता है 4500 से लेकर के 6000 मीटर। तो इस आधार पर औसत हम देखते हैं 4300 से 6000, पूर्वी हिमालय का 4300, पश्चिमी हिमालय का 5800, ग्रेटर हिमालय का 4500 से लेकर के 6000। और यह जो आइस लाइन में डिफरेंस हो रहा है इसका मूल कारण है नमी में अंतर। क्योंकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है इसलिए नमी अधिक है, इसलिए यहाँ पर आइस लाइन नीचे हो जाती है, जबकि पश्चिम में नमी की मात्रा में कमी है इसलिए वहाँ पे आइस लाइन ऊंची हो जाती है। तो इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, नमी में अंतर की वजह से यह डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। तो सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ पाई जाएगी? जो कह सकते हैं अवसादी क्षेत्र से गुजरती है। तो भागीरथी और अलकनंदा एक प्रकार से इसकी नदी घाटियाँ काफ़ी गहरी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है यह अवसादी संरचना से बना है और यह नदी जिस क्षेत्र से गुजरती है वहाँ पर अवसाद भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी घाटियाँ काफ़ी गहरी हैं। किसकी तुलना में? मंदाकिनी और अलकनंदा, क्योंकि मंदाकिनी अलकनंदा की ही सहायक है। तो जब सहायक है तो जाहिर सी बात है इसकी गहराई कम हो जाएगी। नर्मदा और ताप्ती यह प्रायद्वीपीय भारत की हैं, इनकी गहराई वैसे ही कम रहती है। यमुना और चंबल तो वैसे पठारी क्षेत्र से गुजरती है इसलिए इसकी गहराई कम है। और यमुना
यमुना गंगा की सहायक है, इसलिए यमुना की गहराई गंगा की तुलना में कम है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं, तो यह बनती है गंगा। तो गंगा की चूंकि सहायक है यमुना नदी, इसलिए यमुना नदी की गहराई स्वतः गंगा नदी से कम हो जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष जब प्रमाण आप देखते हैं तो लगता है कि यमुना नदी काफ़ी गहरी है और गंगा नदी कम गहरी है। उसके पीछे मूल कारण है कि गंगा नदी की जो अवसाद हैं, इनका हम लोग घरेलू उपयोग में नहीं ले पाते हैं रेत के रूप में। जो रेत हमारे होते हैं वह गंगा नदी से नहीं निकाले जाते हैं, बल्कि यमुना नदी से निकाले जाते हैं, क्योंकि यमुना नदी अधिक प्रवाह पठारी क्षेत्र से करती है, इसलिए उसमें जो रेत के कण है वो साइज में बड़े होते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन गंगा के अवसाद हमारे उपयोग में नहीं है, इसलिए देखने में लगता है कि गंगा की घाटी कम गहरी है और यमुना की ज़्यादा गहरी, जबकि वास्तविकता है कि गंगा की घाटी ज़्यादा गहरी है, यमुना की घाटी कम गहरी है। इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला ए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो अगर पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये जहाँ मिलते हैं वह स्थान है क्या? नीलगिरी पर्वत। क्या है? नीलगिरी है। और अगर नीलगिरी की विषय में हम बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची अगर चोटी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर स्थान आपको मिलता है दोदा बेटा। क्या मिलता है? दोदा बेटा। और एक दूसरी भी मिलती है जिसका नाम है नाकुर्टी। नाकुर्टी नाकुर्टी और दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोदा बेटा जो है पूरे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची की बात करें तो उसका नाम है अनाईमुडी। और यही जो नीलगिरी है यह पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से क्या करती है? जोड़ती है। यह भी आपको क्लियर रखना है। और नीलगिरी जो है यह एक तरफ इसके केरल मिलता है। क्या मिलता है? केरल मिलता है। और दूसरी तरफ इसके तमिलनाडु मिलता है। तो केरल और तमिलनाडु के मध्य में यह नीलगिरी स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, दूसरी है नाकुर्टी। दोदा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यही नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? इस पर हम कल चर्चा किए थे, लेकिन फिर भी पुनः एक बार चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेरी गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी जिसका नाम यमुना नदी है, और यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी, और चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम है काली सिंध। तो चंबल की सहायक है काली सिंध, ये आपको क्लियर रखना है। और जो यमुना की सहायक उसका नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। सिंध यमुना की सहायक है, जबकि काली सिंध किसकी सहायक है? चंबल की। लेकिन चंबल चूंकि अंतोतगत्वा जाके यमुना में ही मिल जाती है, इस आधार पर यहाँ पर जो काली सिंध है, तो काली सिंध वैसे तो है चंबल की, लेकिन फिर भी चंबल जाके यमुना में मिलती है, इसलिए यह यमुना की सहायक मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और काली सिंध कहाँ से निकलती है? तो यह मालवा के पठार के बागली देवास से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? बागली देवास। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहीं पर है मालवा का पठार। मालवा के पठार से ही निकलती है। और मालवा के पठार से ही दूसरी और नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध। ये कहाँ से निकलती है? यह विदिशा से निकलती है। विदिशा ये भी कहाँ पर है? एमपी में है। तो विदिशा से जो निकलती है इसका नाम है सिंध, जो यमुना की सहायक है, जबकि काली सिंध चंबल की सहायक है। इन प्रश्नों को भी ध्यान रखना है। विदिशा यह भी एक प्रकार से मालवा के पठार का ही भाग है। तो इन सब तथ्यों को हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, आज पुनः डिस्कस कर दिए, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछ ही लिया गया है कि डिस्कशन करना अनिवार्य था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिम से पूर्व हिमालय की लंबाई कितनी है? वैसे इसमें बड़ी विडंबना है। अगर आप एथेंटिक बुक देखेंगे तो वहाँ पर आंसर मिलता है आपका 2400, क्योंकि 2400 ही इसकी लंबाई है और 160 से लेकर के 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लेकिन फिर भी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो रिजल्ट कुछ और मिलता है। रिजल्ट मिलता है कि 100 से लेकर के 400 इसकी चौड़ाई है और लंबाई मिलती है इसकी 2500। और खैर दुख की बात यही है कि आयोग भी हमारा आंसर क्या मानता है? 2500 ही मान रहा है, 2400 नहीं मानता है, क्योंकि 2400 जो लंबाई है एक इस प्रकार की लंबाई है, तो यह वक्राकार है। कैसी है? वक्राकार लंबाई है 2400 किलोमीटर। एथेंटिक बुक में यही है। फिर भी आयोग ने किस आंसर को माना है? 2500 किलोमीटर को माना है। इसलिए आप इस प्रश्न को एक बार ध्यान से सोच समझ के ही जवाब देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ रिपीटेड प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर परंपरागत तरीके से ही माने जाते हैं। तो 2500 को ही आप ज़्यादा एथेंटिक मानिएगा, जबकि जो एथेंटिक किताबें वहाँ पर 2400 लिखा रहता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? वैसे भारत में जो सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है उसका नाम है जलोढ़क। क्या नाम है? जलोढ़क। जलोढ़क मृदा का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है।
अगर इसके विषय में हम बात करें तो लगभग 43.4% यह मृदा पाई जाती है। और इनका अगर एरिया की बात करें तो लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यह एरिया काफ़ी ज़्यादा है। इसके पश्चात अगर कोई दूसरी मृदा मिलती है तो उसका नाम है रेड। ये जितने रेड कलर हैं सब रेड सॉयल हैं, तो रेड सॉयल का भी एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके हम परसेंटेज की बात करें तो करीब करीब ये मिलता है 18.6%। इससे कम जो एरिया है वह है ब्लैक सॉयल की। किसकी है? ब्लैक सॉयल की। यह करीब करीब 15.2% पे मिलता है। और इससे कम जो एरिया है वह किसका है? लेटराइट का है। किसका है? लेटराइट सॉयल का है। तो इस प्रकार से इस पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है, तो वह है जलोढ़क मृदा। जलोढ़क मृदा का ही विस्तार सबसे ज़्यादा है। उसके पश्चात लाल का, उसके पश्चात ब्लैक का, उसके पश्चात लेटराइट का। तो यह क्रम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न के पूछे जाने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। बाकी बृहद चर्चा तो हम लोग जब मृदा का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा के बारे में पूछा है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? प्रश्न यही है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसके विषय में तो कल हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पर छमायुंग दंग हिमानी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जो मानसरोवर का पार्ट है। निकलने के पश्चात ये जो नदी है इसका नाम है सांगपू। क्या नाम है? टी सांगपू। क्या नाम है? टी सांगपू। ये नाम भी आपको क्लियर रखना है। और इसी आधार पर जो हमने कहा था कि एक ट्रांस हिमालय है और एक ग्रेट हिमालय, इनके मध्य की जो संरचना है जिसको हमने कहा था ITSZ, इंडस सांगपू सचर जोन। तो सांगपू यही नाम है। इंडस मतलब होता है सिंधु, इधर सिंधु है और इधर सांगपू यानी ब्रह्मपुत्रा, तो इसी के आधार पर इसका नाम था इंडस सांगपू सचर जोन। तो ये जो सांगपू नदी है यह ब्रह्मपुत्रा का ही प्रारंभिक नाम है। अगर इसकी हम और बात करें तो इसका एक नाम और है तिब्बत में, इसको कहते हैं यारलुंग जंगपो। क्या नाम है? यारलुंग जंग, ये नाम है इसी ब्रह्मपुत्रा का। और यह ब्रह्मपुत्रा नदी जब भारत के कह सकते हैं यहाँ पर नमचा बरवा, क्या है? नमचा बारवा से यह प्रवेश करती है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने के दौरान जो इसका नाम होता है, पहले तो सियांग रहता है, कालांतर में इसका नाम हो जाता है दिहांग। ये इसी ब्रह्मपुत्रा का नाम है। फिर उसके पश्चात यह असम में प्रवेश करता है और ब्रह्मपुत्रा के नाम से, किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में प्रवेश करता है। और यहाँ पर जब सिक्किम से एक नदी आती है जिसका नाम है तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता। तिस्ता नदी जब इसमें मिल जाती है तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम होता है? जमुना। फिर इधर से आती है गंगा नदी का एक पार्ट, और ये जहाँ मिलती है इसका नाम है ग्वालंदो। क्या नाम है? ग्वालंदो में गंगा नदी जब मिलती है इस जमुना नदी से, वैसे बांग्लादेश में गंगा नदी को जो नाम दिया जाता है वो नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। गंगा नदी जब यहाँ से फरक्का बैराज से आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। तो जब गंगा नदी या कहें पद्मा नदी यमुना नदी से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा का नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। उसके पश्चात इधर मेघालय से एक नदी आती है जिसका नाम है मेघना। तो मेघना से जब यह नदी मिल जाती है तो यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल का विसर्जन करती है। एक प्रकार से चाहे गंगा के नाम की हम बात करें, चाहे ब्रह्मपुत्रा के नाम की बात करें, तो ब्रह्मपुत्रा का प्रारंभिक नाम है टी सांगपो या एरलुंग जंगपो। फिर उसी का नाम हो जाता है सियांग, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, पद्मा और मेघना। तो ये सब नाम ब्रह्मपुत्रा के भी हैं। और इसी प्रकार अगर गंगा की बात करें तो गंगा का नाम आप यहाँ से अलकनंदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलकनंदा कर सकते हैं। फिर गंगा कर सकते हैं क्योंकि गंगा आगे हो जाती है। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर हुगली हो जाती है। क्या हो जाती है? हुगली। तो ये भी इसके नाम है। और या फिर अगर बांग्लादेश की तरफ से जाएंगे तो इसका नाम पद्मा हो जाएगा, फिर मेघना हो जाएगा। और यहीं पर अगर आप इसकी भागीरथी की शाखा को मानते हैं तो भागीरथी गंगा हुगली या भागीरथी गंगा पद्मा और मेघना। तो कुछ ऐसे नाम कभी काल पूछे जाते हैं। इन नामों को भी आपको ध्यानपूर्वक याद करके इनका आंसर देना होगा। और इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमुना नदी, क्योंकि तिस्ता जब मिलती है ब्रह्मपुत्रा में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, आप इसको मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ राज्य है, दोनों का मिलान करना है। पहाड़ी यहाँ पर है मिकिर पहाड़ी,
फिर है अमरकंटक, खासी पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। अगर मिकिर की बात करें तो मिकिर और रेंगमा दो पहाड़ियां हैं। कौन सी? मिकिर और रेंगमा, ये दोनों पहाड़ियां असम में है। कहाँ पर? असम में। ये ध्यान रखिए, असम में है, असम में है। इसी प्रकार अगर हम अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी के विषय में हम कल चर्चा किए थे कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी का जो विस्तार, सतपुड़ा का जो पहाड़ है 3 राज्यों में फैला हुआ है, जैसा आप जानते हैं। गुजरात में इसका नाम था राजपीपला। मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में इसका नाम था महादेव। फिर आप छत्तीसगढ़ में गए तो छत्तीसगढ़ में इसका नाम था मैकाल, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी थी जिसका नाम था अमरकंटक। और अमरकंटक से ही 3 नदियां निकलती हैं, सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है और महानदी निकलती है। तो यहाँ पर चूंकि विकल्प में हमारे पास छत्तीसगढ़ नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ ही कभी पार्ट हुआ करता था मध्य प्रदेश का, इसलिए अमरकंटक को हम लोग मध्य प्रदेश से मैच कराते हैं। खासी पहाड़ी मेघालय का है, इसके विषय में आप जानते हैं, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय का पार्ट है, और मेघालय एक प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है प्रारंभ में। और जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, या बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, और बाबा बुदन की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। ये भी आपको क्लियर रखना है। और ये जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, कर्नाटक के पठार के मलनाड का भाग है। किसका भाग है? कर्नाटक के पठार के मलनाड का भाग है, जो किधर है? वेस्ट में है। किधर है? वेस्ट में है। इस पे भी चर्चा हम लोग कल किए थे। तो इस प्रकार से इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आप मिलान कर सकते हैं, ए का 2, फिर आप बी का यहाँ पर मिलान कर देंगे पहले से, तो 2 1, फिर उसके पश्चात हो जाएगा, तो 2 1 पे ए का ही मिल रहा है। कौन मिल रहा है? सी वाला। अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ आज की यह प्रैक्टिस श्रृंखला हम समाप्त करते हैं। हमें यह उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, इसलिए आप लोग चैनल को प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको इस प्रश्न का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ से आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन और PDF मटेरियल मिल जाएगा। तो फिर मिला जाए अब कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।